आप सभी जानते हैं हमारे देश में चुनाव का माहौल है, इलेक्शन का माहौल है और हम सब के लिए जो है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम सब देशवासियों के लिए ये इलेक्शन जो है, ये चुनाव जो है, ये बाकी सब चुनावों से अलग है। बाकी सब चुनावों से अलग है, मैं आपको बता रहा हूँ। सब मसीह लोगों के लिए, अन्य जितने भी समुदाय हैं, सभी के लिए ये चुनाव बहुत अलग है, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है। इन चुनावों में हमारे पास मौका है अब तक की अपनी आजाद देश में, आजाद भारत में की गई अब तक की सबसे बड़ी गलती को सुधारने का। हम सब ने आज से करीब 10 साल पहले एक बहुत बड़ी गलती की थी, मैंने, आपने, हम सब ने, कि हमने अपने देश की बागडोर एक अनपढ़ इंसान के हाथ में सौंप दी थी। एक अनपढ़ इंसान जिसको नॉलेज नहीं है, जिसे पता नहीं है कि क्या करना है। उस वक्त हमारे देश के हालात ऐसे थे, परिस्थितियां ऐसी थी, हमें लग रहा था कि शायद ये व्यक्ति हमारे देश की वर्तमान परिस्थितियों को सुधार सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तब से लेकर अब तक ये देश लगातार नुकसान झेल रहा है, लगातार नफरत की आग में जल रहा है, लगातार जगह जगह दंगे, फसाद, मार पिटाई, एक दूसरे को देखकर नफरतें करना, इस तरीके के हालात इस देश के बन गए हैं। डिक्टेटरशिप की तरफ ये देश बढ़ रहा है। लेकिन लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी खासियत पता क्या होती है कि लोकतंत्र में ताकत हमेशा जनसाधारण के हाथ में होती है। आज ताकत, ये इलेक्शन में ताकत आपके और मेरे हाथ में है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं, यहां सवाल ये नहीं है कि आप कौन से लीडर को चुनते हो, कौन सी पार्टी के लीडर को चुनते हो। यहां पर मुद्दा यह है कि क्या आप वोट देने से पहले सोचते हो, आप अपना कीमती वोट देने से पहले सोचते हो कि मैं किस आधार पर वोट दे रहा हूं। अगर आप आम जनता से पूछोगे, लोगों से जाकर पूछोगे कि इस देश में आज किस चीज की जरूरत है, अगर इस देश में हर शहर में, हर एक शहर में, हर मोड़ पर, हर कोने पे मंदिर और मस्जिद और गिरजाघर, चर्चेस खोल दिए जाएं, तो क्या इस देश का भला होगा? क्या यह देश उन्नति करेगा? और वहीं दूसरा सवाल यह पूछा जाए कि हर एक शहर में यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस खोल दिए जाएं, एजुकेशन हब खोल दिए जाएं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देने वाले ऑफिसेस खोल दिए जाएं, तो क्या इस देश का तरक्की होगी? क्या इस देश का भला होगा? दोनों में से कौन सी चीजों से भला होगा? मुझे यह बात कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गुरेज नहीं है कि इस देश को मंदिर, मस्जिद, चर्चेस ये सब नहीं चाहिए। इस देश को एजुकेशन चाहिए, इस देश को शिक्षा चाहिए। बाइबल में भी एक बात लिखी हुई है, मैं आपको बताऊं। बाइबल में परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर का वचन कहता है, ज्ञान के ना होने की वजह से, ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान के ना होने की वजह से, नॉलेज के ना होने की वजह से मेरी प्रजा, मेरे लोग नुकसान झेल रहे हैं। मेरे लोग नुकसान झेल रहे हैं ज्ञान के ना होने की वजह से। अगर एक व्यक्ति के पास ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, और खास तौर पे तब जब वो व्यक्ति के पास ताकत है, एक ताकतवर व्यक्ति अगर उसमें नॉलेज नहीं है तो उससे ज्यादा घातक और कोई नहीं है। निर्बुद्धि इंसान के हाथ में ताकत दे देना, अगर आप एक पागल इंसान के हाथ में अगर आप बंदूक दे दोगे, लोडेड बंदूक दे दोगे और अनलिमिटेड एमिनेशन दे दोगे उसको, तो क्या करेगा वो? वो क्या करेगा? उसको वो तहस नहस मचा देगा, तबाही मचा देगा, कितनी जाने जाएंगी, क्योंकि उसके हाथ में हथियार तो आ गए, उसके हाथ में ताकत तो आ गई, लेकिन उसको वो ताकत का करना क्या है वो उसे नहीं पता। तो वो उसका जो जिम्या वो इस्तेमाल करेगा, कभी इसको मारेगा, कभी उसको मारेगा, कभी वहां पे गोली, कभी वहां पे गोली, कभी वहां पे बम फोड़ दिया, कभी वहां पे बम फोड़ दिया। यही तो करेगा, क्योंकि नॉलेज तो है नहीं, ज्ञान तो है नहीं। इसलिए हमारे पास मौका है, हमारे पास अवसर है हमारे इस देश को बचाने का। याद रखिए, एक निर्बुद्धि, अनपढ़, जाहिल व्यक्ति के हाथों में यदि इससे ज्यादा हमारे देश की बागडोर अगर दी जाती है, या भविष्य में भी कभी दी जाती है, तो इस देश को कोई नहीं बचा सकता बर्बाद होने से। आपने नोट किया होगा, पिछले कुछ सालों में, पिछले दशक में अचानक से लोग है ना, जो लोग अचानक से लोगों को गोबर की अहमियत ज्यादा समझ में आने लगी। गोबर की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई अचानक से। आप देख रहे होंगे लोग आजकल गाड़ियों में गोबर लगा रहे हैं और कह रहे गोबर से जो है हम रॉकेट बनाएंगे। लोगों ने गोबर खाना चालू कर दिया, गोबर खाना शुरू कर दिया है। कितनी बड़ी विडंबना की बात है। पढ़े लिखे लोग, एक वीडियो आया था, वो डॉक्टर गोबर खा रहा था, कहता है हम तो सुबह शाम गोबर खाते हैं। लोग मूत्र पी रहे हैं, गाय का पेशाब पी रहे हैं, गाय का गोबर खा रहे हैं। अभी आगे ऐसे ही चलता रहा तो आगे पता नहीं क्या क्या खाएंगे, क्योंकि जो नेतृत्व है, नेतृत्व वो एक इसी किस्म के व्यक्ति के हाथ में है जो यही सिखा सकता है।
लेकिन यदि एक पढ़े लिखे व्यक्ति के हाथ में यदि नेतृत्व हो, बागडोर हो देश की, तो इस देश को पढ़ना लिखना सिखाएगा, इस देश को आगे बढ़ना सिखाएगा, इस देश के नौजवानों को आपसी प्रेम और सहभागिता के साथ रहना सिखाएगा। यह देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, मैं आपको बताऊं। और जो लोग किसी भी एक, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, कोई भी संप्रदाय हो, अगर कहता है कि मेरा ही झंडा सबसे ऊपर ऊंचा रहे, तो ऐसे ये देश तरक्की नहीं कर सकता। इस देश की खासियत ही यह है कि हिंदुओं की डेकोरेशन, हिंदुओं के अच्छे काम, जो भी उनके अच्छे भले काम हैं, उनकी मदद करते हैं मुस्लिम्स। मुस्लिम्स के कामों में मदद करते हैं हिंदूज। वो ये नहीं देखते कि जो जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, उस कंपनी का बॉस हिंदू है या मुस्लिम है। वो कहता है मैं काम कर रहा हूं, मेरे पास स्किल्स है और मैं अपने स्किल्स दे रहा हूं। अब वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, सब मिलकर एकजुट होकर जो है वो देश की उन्नति में अपना योगदान दे रहे हैं। यही तो इस देश की खासियत है। लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम को, मुस्लिम हिंदू को, क्रिश्चियन ईसाई हिंदू को और हिंदू क्रिश्चियन को देखकर अगर नफरत करने लगे, तो देश की गाड़ी चल ही नहीं सकती। ये सब अलग अलग संप्रदाय जो है ना, इस देश की गाड़ी के पहिए हैं। अगर एक पहिया दूसरे पहिए को देखकर अलग दिशा में चलना चालू कर देगा ना, तो ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, ये गाड़ी तबाह हो जाएगी। तो इस देश को बचाने की जिम्मेदारी अब आपके और मेरे हाथों में है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि ये जो इलेक्शंस हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा आपको कि इस पार्टी को वोट दो, उस पार्टी को वोट दो, इस व्यक्ति को वोट दो, उस व्यक्ति को वोट दो। मैं ये बोलूंगा आपको कि आप जिसको भी वोट दो, उसको ये देखिए कि क्या वो सक्षम है इस देश की बागडोर संभालने के लिए, उसका एजुकेशन लेवल क्या है। चौथी पांचवी फेल अनपढ़ आदमी जिनको बोलना भी नहीं आता, वो एजुकेशन मिनिस्टर बने बैठे हुए हैं। एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री, जिनको बोलना भी नहीं आता। दूसरे देशों में ऐसा होता था तो समझ में आता था, लेकिन अब हमारे अपने देश में ऐसा हो रहा है। किसी टाइम पर वो नॉर्थ कोरिया में जैसे वो तानाशाही होती है ना, तो हम उनको देखकर बोलते थे कि भाई कैसे तानाशाही में कैसे रहते होंगे ये लोग, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लोगों का आज़ादी है। आज हमें समझ में आ रहा है कि असल में तानाशाही होती क्या है। 2014 से पहले हमें कंट्रोल्ड मीडिया और फ्री मीडिया, इनके अर्थ ही नहीं पता थे, इनके मतलब ही नहीं पता थे। लेकिन आज हमें पता है कि कंट्रोल्ड मीडिया क्या होता है, किस तरीके से मीडिया को कंट्रोल किया जाता है। इस देश में इतने बड़ी चीजें हो रही हैं, लेकिन मीडिया में कोई खबर नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आज समझ में आ रहा है कि कंट्रोल मीडिया क्या होता है। लेकिन ये इस देश का भविष्य नहीं है। ऐसा इस देश में कभी भी नहीं हुआ, और इस देश में ऐसा होने से रोकने की जिम्मेदारी आज आपके और मेरे पास है, चाहे कोई भी हो। मैं आपको कह रहा हूं, जो लोग आज समर्थन कर रहे हैं ना इस तानाशाही सरकार का, मैं आपको बता रहा हूं, जो समर्थन कर रहे हैं उनको मैं बताना चाह रहा हूं कि जब आग लगेगी ना दूसरे के घर में, आपको आज दूसरे के घर में आग लगी हुई दिख रही है, वही आग आपके घर में भी पहुंचेगी। मैं आपको बताऊं, तानाशाह तो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। जो नॉर्थ कोरिया में ना, उसके अपने लोग, जो लोग उसके अपने खास लोग हैं, उनकी छोटी सी गलती के पीछे ना वो अपने खास लोगों की गर्दन कटवा देता है, और एक दूसरे की, जो उसके अपनी टीम के लोग हैं ना, एक दूसरे की जासूसी करवाता है। वो उसकी जासूसी करता है, जबकि वो खास है, वो उसकी जासूसी कर रहा है, वो उसकी जासूसी कर रहा है। अगर उसने उसके विरोध में कुछ बोल दिया तो वो उसकी गर्दन कटवा देगा, उसने उसके विरोध में कुछ बोल दिया तो वो उसकी गर्दन कटवा देगा। तो किसी की भी गर्दन सेफ नहीं है। जो आज इस बात को सोचकर खुश हो रहे ना कि हाँ हम तो खास हैं, हमारी गर्दन तो, हमें तो कोई कुछ नहीं है, उनकी भी गर्दन सेफ नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर ये देश गरीबी की गर्त में गिरेगा, अगर इस देश में गरीबी आएगी, तो कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। और ये जो मीडिया जो आज पैसों के लिए जो दलाल बना फिर रहा है ना, ये मीडिया, हमारे देश का मीडिया, बड़े दुर्भाग्य की बात है। मुझे ना बड़ी हैरानी होती है कभी कभी ये सोचकर कि ठीक है तुम्हें पैसा मिल रहा है, अंधाधुंध पैसा मिल रहा है तुम्हें, जो मीडिया हाउसेज हैं जो ये सब दलाली कर रहे हैं, लिटरली मैं इनको देखकर हैरान होता हूं। तुम्हें पैसा मिल रहा है, तुम्हारा घर भर रहे हैं पैसे से, लेकिन यार इंसान का अपना भी तो कोई जमीर होता है ना। क्या तुम्हारा अपना कोई जमीर नहीं है? तुम्हें कितना भी पैसा दे कोई, तो तुम अपना जमीर बेच दोगे? अपनी कोई तुम्हारे अंदर कोई ये नहीं है कि नहीं मुझे कितना पैसा मिले, मैं अपने जमीर के साथ, अपने उसूलों के साथ कभी समझौता नहीं करूंगा। एज अ मीडिया हाउस, एज अ जर्नलिस्ट, जो मेरे उसूल हैं, उन उसूलों के साथ किसी कीमत पर, चाहे जान चली जाए,
ऐसा हमने देखा है, ऐसा होते हुए हमने जो है, मुझे याद है जब हम छोटे थे तो ऐसे ऐसे टीवी शोज आते होते थे। रिपोर्टर करके एक सीरियल आता था, शेखर सुमन का सीरियल आता होता था। मुझे अभी भी उसकी, मैं बहुत छोटा था उस समय पर जब देखता था, लेकिन थोड़ी थोड़ी धुंधली यादें अभी भी मुझे मेरे जहन में है। तब वो देख के पता है कि रिपोर्टर किस तरीके का काम करते हैं, रिपोर्टर असल में होते क्या। तब रिपोर्टर्स के लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट थी दिल में, यार क्या बात है, रिपोर्टर ऐसे होते। तब ऐसा होता था कि हम भी रिपोर्टर बन पाते, काश हमारे बच्चे भी रिपोर्टर बन पाते। लेकिन आज रिपोर्टर्स को देख के तो घिन आ रही है। वो तो ऐसे हैं जैसे वो पैसा लेके, जैसे अपने आप को ही बेच देंगे पैसा लेके, कि हमें तुम पैसा दो, हम तो खुद को बेच देंगे, अपनी जुबान बेच देंगे, अपना ज़मीर बेच देंगे, अपना किरदार बेच देंगे, सब कुछ बेच देंगे पैसे के लिए। ये हाल है आज इस देश का। और मैं आपको बताऊं, जैसा लीडर होता है ना, जैसा लीडर होता है, उसके लोग, उसके पीछे चलने वाले लोग भी वैसे ही होते हैं। अगर लीडर अच्छा है, बेहतरीन लीडर है, तो जनता भी, उसके पीछे चलने वाले लोग भी वैसे ही होंगे। अगर लीडर अनपढ़ है, जाहिल है और एक्सट्रीमिस्ट है, तो उसके लोग भी वैसे ही होते चले जाएंगे। इसलिए मेरी आप सभी से गुजारिश है कि इन इलेक्शंस में आप, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, जिम्मेदारी समझ के मैं आपको इसके बारे में आगाह कर रहा हूं, इसके बारे में आपको जागरूक कर रहा हूं। आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने आस पड़ोस में चारों तरफ इसके बारे में सबको जागरूक कीजिए कि हमारे देश और हमारे पास ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और शायद आखिरी मौका है हमारे देश को पूरी तरीके से बर्बाद होने से बचाने के लिए। गॉड ब्लेस यू।